हालांकि बाबू भाई को सबसे ज्यादा ऑकवर्ड ये बात लग रही थी कि पी नटराजन साहब ने बाबू भाई को समझाने का कोई मौका ही नहीं दिया था। यहाँ तक कि नटराजन साहब ने बाबू भाई की डील पर कोई विचार विमर्श भी नहीं किया और सीधा उनके इस आइडिया को रिजेक्ट कर डाला था। क्योंकि बाबू भाई वैसे ही बहुत एरोगेंट इंसान है, इसीलिए नटराजन साहब के एक्शंस ने बाबू भाई को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। अब भला बाबू भाई को कोई बोलने का मौका भी नहीं दे और तुरंत ही रिजल्ट पर आ जाए तो गुस्सा तो आएगा ही ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है। बाबू भाई के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पी नटराजन एक बूढ़ा स्कॉलर है जो पूरी तरह से कल्चर से भरा हुआ है, मैनर्स का पाठ सिखाता है और गलत होने पर आवाज उठाता है। यही वजह है कि पहले बाबू भाई ने अपने राइट हैंड को भेजकर उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश की और शांत भाव से अपनी डील रखी। लेकिन जब शांति से बात नहीं बनी तो बाबू भाई ने थोड़ा वॉयलेंस करने का सोचा। इसीलिए बाबू भाई के 7 से 10 गुंडे साउथ पोलो स्कूल के एंट्रेंस पर खड़े थे और नटराजन साहब को डराने और धमकाने का सोच रहे थे। इस समय बाबू भाई अपनी TMW 5 सीरीज कार में बैठे थे जो स्कूल के एंट्रेंस से करीब 25 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। ये उनकी फेवरेट कार थी। जब उन्हें सागर आलूवालिया का ख्याल आया तब उन्हें अपने ऊपर शर्म आने लगी थी। जब से सागर आलूवालिया ने होटल के बिजनेस में कदम रखे तभी से वो अमीर और भी ज्यादा अमीर होता चला गया और बाबू भाई जिनके पैर पहले से ही होटल के बिजनेस में थे वो सागर आलूवालिया ने काट डाले थे। यही सोचकर बाबू भाई ने तय किया कि वो साकीनाका टाउन में अपने कदम रखेंगे और भले ही कुछ भी हो जाए इस स्कूल की जमीन को पाकर रहेंगे। ये लोग इतनी देर से स्कूल के एंट्रेंस पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं लेकिन साला अंदर से कोई हरकत नहीं हो रही है। क्या वो नटराजन बहरा हो गया है। जब बाबू भाई ने देखा कि उनके आदमी चिल्ला रहे हैं लेकिन पी नटराजन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है तो वो एकाएक चौंक उठे थे और कठोर आवाज में कार में बैठकर गदराने लगे थे। बॉस, मुझे लगता है कि अब हमें भी वहां चलना चाहिए और इस मामले को और गर्म करना चाहिए। आपके वहां जाने से उस नटराजन की पैंट गीली होगी और शायद तभी बात बनेगी, वरना इतनी आसानी से वो डरने वाला नहीं है। जिस जवान लड़के के मुंह से ये शब्द बाहर आए वो करीब 30 साल का था। उसने अपने चेहरे पर गोल्ड रिम्ड सनग्लासेस पहन रखे थे। शक्ल से ही वो बहुत चालाक दिखाई दे रहा था। उस जवान लड़के का नाम अर्जुन यादव था। खंडाला टाउन में उसे छोटा हटेला नाम से भी बुलाया जाता था। ना तो अर्जुन लंबा था और ना ही वो कोई ताकतवर इंसान था। एकदम पतला दुबला सूखा सा लड़का था, लेकिन दिमाग के बारे में उसके क्या ही कहने। चालाकी में वो नंबर 1 था। जैसे कुत्ता सूंघकर बताने की ताकत रखता है वैसे ही अर्जुन अपने दिमाग से सोचकर बताने की ताकत रखता था। अर्जुन बाबू भाई का एडवाइजर था जिसने हमेशा बाबू भाई को मुसीबत से बाहर निकाला था। लेकिन इस बार जैसे ही अर्जुन के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही बाबू भाई ने उसके सर पर हल्का सा मारते हुए कहा, बेवकूफ, ये सब सोचना बहुत आसान है लेकिन तुझे पता नहीं है कि मैं शांति से सब कुछ चाहता हूँ। मुझे पुलिस का लफड़ा नहीं मांगता है। बाबू भाई के हाथ से मार खाने के बाद अर्जुन थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा था। अपना सर हिलाते हुए तुरंत ही उसने बाबू भाई से कहा, भाई, पुलिस नहीं आएगी। अगर पुलिस को आना होता तो अब तक आ चुकी होती। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो। अपने दोनों बोहों को ऊपर उठाते हुए बाबू भाई ने अर्जुन से पूछा। बहुत ही सिंपल है भाई। 2 दिन पहले जो ऑक्शन हुआ था उसमें जितने की भी बोली लगी होगी उन पैसों को भरने के लिए सरकार 3 दिन का समय देती है। आज तीसरा दिन है। आज साकीनाका टाउन के मेन हॉल में वही सब हो रहा होगा और पुलिस भी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक और बाकी की फॉर्मेलिटीज में व्यस्त होगी। वैसे भी साकीनाका टाउन में इतने पुलिस वाले कहाँ हैं। इस अवसर को अच्छे से भुनाने के लिए हमारे पास यही एक मौका है और अगर मौका है तो हमें चौका मार देना चाहिए। और अगर कुछ हुआ भी तो हमारे पास वहां से निकलने और अपने मिशन को और भी ज्यादा आसानी से पूरे करने का एक और मौका है। वैसे भी साकीनाका टाउनशिप अपने डेवलपमेंट के लिए रो रही है और आप यहाँ क्या करने आए हो। इस स्कूल की जमीन खरीद कर डेवलपमेंट करने ही आए हो ना। अगर आप ये बात साकीनाका टाउनशिप के मेयर से कहोगे तो वो खुद उस प्रिंसिपल नटराजन को मनाने में
और उसे बाहर निकालने में हमारी मदद करेगा। अर्जुन यादव के एनालिसिस को सुनकर बाबू भाई अपने ही गहरे ख्यालों में खो गए थे। थोड़ा सोचने के बाद तुरंत ही बाबू भाई ने अपना सर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन जल्दीबाजी नहीं, आराम से। पहले तुम जाओ और इस मामले को अपने तरीके से टैकल करो। उन लोगों को अच्छी ट्रिक्स इस्तेमाल करने को बोलो। बाबू भाई की बात सुनकर तुरंत ही अर्जुन अपना सर हिलाने लगा था। बाबू भाई के इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए अब अर्जुन यादव के पास इस मामले को संभालने की पूरी अथॉरिटी थी। तुरंत ही अर्जुन कार से बाहर निकला और उन गुंडों की तरफ बढ़ते हुए एटीट्यूड में बोला, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं कर रहे हो। जैसे ही अर्जुन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सारे गुंडे अर्जुन को ही देखने लगे थे। वो सभी जानते थे कि बाबू भाई के सामने अर्जुन यादव बहुत ही पॉपुलर इंसान है और उनका एक वफादार एडवाइजर भी है। लेकिन अर्जुन यादव किसी लोमड़ी की तरह बाबू भाई की रेप्यूटेशन को हमेशा गलत इस्तेमाल करता है और फिर उन्हीं के कंधे से बंदूक चलाते हुए अपनी वाहवाही लूट लेता है। बाबू भाई की गैंग में बहुत सारे लोगों को अर्जुन के काम करने का अंदाज पसंद नहीं आता था। हालांकि अभी अर्जुन अपने चेहरे पर तीखे तेवर डालते हुए लगातार चिल्लाए जा रहा था, लेकिन वो गुंडे अर्जुन को इतना भाव नहीं दे रहे थे। उन्हें अर्जुन की फालतू के ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उसकी कोई बकवास नहीं सुनना चाहते थे। अगर वो नटराजन स्कूल से बाहर नहीं निकल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? तुरंत ही एक गुंडे ने अर्जुन को हकीकत का रास्ता दिखाते हुए कहा, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि उन्हें वॉयलेंस भी तमीज के साथ करना है। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि ये भी मैं तुम्हें सिखाऊं? बातें तो तुम लोग सब बहुत बड़ी बड़ी करते हो। अब तुमसे ये एक छोटा सा स्कूल भी हैंडल नहीं हो रहा है। उस गुंडे की ओर देखते हुए अर्जुन ने कठोर अंदाज में कहा। हालांकि जब उन लोगों ने अर्जुन की बात सुनी तो अचानक उनके चेहरे पर अर्जुन के लिए नफरत के हाव भाव पैदा हो गए थे। तुरंत ही एक गुंडे ने सीधे तरीके से अर्जुन से कहा, कहना बहुत आसान है, ये स्कूल है, कोई लड़ाई झगड़े करने की जगह नहीं है। वॉयलेंस भी सोच समझ कर करना होगा, वरना पुलिस अलर्ट हो जाएगी। हाँ, बल्लू एकदम सही कह रहा है। अगर पुलिस आ गई तो वो हमें अरेस्ट करेगी। तुम्हारा क्या है? तुम तो इस सीन में ही नहीं हो। एक के बाद एक गुंडों ने बोलना शुरू कर दिया था और ऐसा लग रहा था जैसे ये गुंडे अर्जुन पर पूरी तरह से हावी होने लगे थे। इतना तो तय था कि ये गुंडे इडियट्स नहीं थे और अर्जुन को अच्छे से जवाब देना भी जानते थे। हालांकि उन गुंडों की बात सुनकर अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल नहीं हुआ था, लेकिन उसने तुरंत ही कड़क अंदाज में जवाब देते हुए कहा, इतनी हवा में उड़ने की क्या जरूरत है? अगर तुम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है तो जाओ बाबू भाई से बात करो। ये बाबू भाई का ऑर्डर है, मुझ पे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। जब उन गुंडों ने सुना कि वो ऑर्डर बाबू भाई की तरफ से आया है तो उनके पास अपना मुंह बंद करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। इनफैक्ट वो लोग अभी भी अर्जुन की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पास्ट में अर्जुन ने बाबू भाई के नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्हें कई बार चीट किया था और इस वजह से उन लोगों को पहले भी कई बार परेशानी उठानी पड़ी थी। इसीलिए अभी उन्हें अर्जुन की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या वाकई में बाबू भाई ने ऐसा कहा है? अचानक से उन गुंडों के लीडर ने अर्जुन की ओर देखते हुए पूछा, नॉनसेंस, मैं तुम लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा? अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद जाकर बाबू भाई से पूछ लो। आज तुम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रहे हो। लगता है बाबू भाई से दुश्मनी लेने का इरादा है। उन गुंडों का अपनी तरफ एटीट्यूड देखकर अर्जुन यादव को बहुत गुस्सा आया और उसने कठोर अंदाज में उन गुंडों पर चिल्लाते हुए अपना सारा गुस्सा निकाल दिया था। अर्जुन यादव की डांट खाने के बाद उन सभी गुंडों ने बात करना बंद कर दिया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कड़क अंदाज में कहा, मैं तुम लोगों को साफ साफ बता रहा हूँ, तुम लोगों का सबसे पहला टास्क ये है कि तुम्हें नटराजन को बाहर आने के लिए फोर्स करना है। अब तुम्हें किस ट्रिक का इस्तेमाल करना है वो तुम लोग जानो। तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। अगर तुम लोग 5 मिनट के अंदर ये मैटर हैंडल नहीं कर पाए तो फिर देखो मैं तुम लोगों से कैसे डील करता हूँ। जैसे ही अर्जुन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उन गुंडों का लीडर गुस्से में अर्जुन पर बरसना चाहता था, लेकिन तुरंत ही उस लीडर के दोस्त ने उसे रोकते हुए कहा,
तुम्हें अपने लेवल को इस आदमी के जितना नीचा गिराने की जरूरत नहीं है। ये आदमी किसी भी चीज के लायक नहीं है। अपने दोस्त के परसुएशन में आकर गुंडों के लीडर ने जैसे तैसे अपने मन में उबल रहे गुस्से को शांत कर लिया था। उसके बाद सभी का ध्यान स्कूल की तरफ गया। अब हमें क्या करना है? कैसे बाहर निकालें उस नटराजन को? स्कूल के अंदर कैसे जाएं? और इसी के साथ उन गुंडों के बीच में अपने मिशन को लेकर बातें होना शुरू हो गई थी। स्कूल का दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है जब हमारे पास सिक्योरिटी रूम है? चलो चलकर सिक्योरिटी गार्ड को बाहर निकालते हैं, अपना काम आसान हो जाएगा। तुरंत ही किसी ने रिमाइंडर देते हुए कहा और इसी के साथ सभी का ध्यान उस सिक्योरिटी रूम की तरफ गया और सभी भागते हुए उस सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ने लगे थे। चंदन की हालत देखने लायक थी। वो किसी भीगी बिल्ली की तरह सिक्योरिटी रूम में बैठा था और लगातार भगवान से दुआ कर रहा था कि वो गुंडे उसके कमरे की तरफ ना बढ़े। हालांकि उसी समय अचानक से उसने एक आवाज सुनी। उस आवाज को सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही चंदन ने अपना सर हल्का सा ऊपर उठाया और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की तो पाया कि दो हट्टे कट्टे मुश्तंडे रॉड की मदद से उसकी खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। नहीं नहीं, मत तोड़ो मत तोड़ो। इससे पहले कि बेचारा चंदन अपनी बात उन गुंडों के सामने रख पाता, एकाएक खिड़की का कांच टूटकर नीचे आ गया था और जमीन पर बिखर गया था। इस हरकत से चंदन और भी ज्यादा डर गया था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गुंडे उस पर अटैक करेंगे। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी और अब चंदन के साथ कोई कांड तो नहीं होने वाला था। आइए देखते हैं। अब खिड़की का कांच तो नीचे आ गया था, लेकिन उसके बाद भी खिड़की पर अभी जाली लगी हुई थी और उस जाली को रॉड से हटाना मुमकिन नहीं था। जैसे ही चंदन की नजर खिड़की की तरफ गई तो वो दोनों गुंडे खिड़की की जाली को हटाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि चंदन उन्हीं की तरफ देख रहा है तो तुरंत ही उनमें से एक गुंडे ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ओए बुड्ढे, चल दरवाजा खोल। जिस गुंडे के मुंह से ये शब्द बाहर आए थे उसने अपने चेहरे पर भी टैटू बनवा रखा था। बाप रे, वो आदमी तो वाकई में काफी भयानक था। उस गुंडे का चेहरा देखने के बाद चंदन लंबे समय तक सदमे में चला गया था। जैसे तैसे धीरे धीरे अपने होश संभालते हुए और अपने कांपते हुए शरीर को काबू में करते हुए चंदन ने पतली आवाज में बोलना शुरू किया। तुम लोग क्या करना चाहते हो? देखो, मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। क्या पुलिस का नाम सुनकर वो गुंडे वहां से चले जाएंगे या फिर वहीं बने रहेंगे और कोई दूसरे तरीके का इस्तेमाल करेंगे? क्या अर्जुन यादव किसी चाल के साथ आएगा और वो स्कूल का दरवाजा खोल देगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या नटराजन सर के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा होने वाला था? आखिर विराज और जितिन कहाँ रह गए थे? वो अभी तक साकीना का टाउन क्यों नहीं पहुंच पाए थे? क्या विराज नटराजन सर को सही समय पर बचा पाएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।